नमस्कार बच्चों हमारे को स्वाहा। बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट नंबर 2 जो कि है वैद्युत फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। और मैं आपसे वादा करता हूँ सिर्फ आप मुझ पर विश्वास कीजिएगा, रटना नहीं, सिर्फ वीडियो आप देखते ही देखते आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस आप जैसे वीडियो को समाप्त करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आप एकदम कॉपी पे सब छाप देंगे। तो विश्वास कीजिएगा, कम से कम 20 मिनट विश्वास तो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर आप कॉपी पे ना छाप दो तो कहना, ऐसे ही डायरेक्ट। चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया है, इस तरीक़ा से पढ़ा दूंगा, सीधा आपके माइंड में एंट्री करेगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो हेडिंग लगा चुका हूँ बच्चों में, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, पहले आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन आखिरकार किताबों में जो दी होती है वो कैसे बनती है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है। ठीक, डॉक्टरी में डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, परिभाषा लिखाऊंगा। ऐसा नहीं परिभाषा ना लिखाऊँ, हर एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन ये बताऊँगा पहले कि किताब में ऐसी डेफिनेशन क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, इसके पीछे की क्या फिजिक्स है। तो चलिए पहले आपको बताता हूँ डिटेल में एक एक चीज़ को। बच्चों हम आपके सामने एक काल्पनिक सरफेस ले रहा हूँ इस टाइप से, ठीक। और ये जो सरफेस है बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है समझो, ठीक। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो लंबवत होगा। एरिया वेक्टर बच्चों कैसा होगा, लंबवत होगा, ठीक। तो अब जहाँ पर बच्चों ये रखा है, हमने मान लिया उस एरिया का जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों V1 है, ठीक। जहाँ पर ये सरफेस रखा है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, V1। तो बच्चों ऐसे केस में अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है समझो, तो इस केस से इस सरफेस से लंबवत चुंबकीय बल रेखाएँ गुजरेंगी। बच्चों लंबवत जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएँ गुजरती हैं ना किसी भी सरफेस से, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, उसी को बच्चों हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पर कितनी बच्चों गुजर रही, 1 2 3, तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स बच्चों कितना हो गया, 3। ये कहाँ रखा है सरफेस, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र V1 है बच्चों, ठीक। बच्चों दूसरा हम पृष्ठ ले रहे हैं, ध्यान से देखना मेरी बात को। दूसरा बच्चों हम पृष्ठ ले रहे हैं, डायग्राम सरफेस तो हमने सेम रखा, इतना ही बड़ा समझो, ठीक। इतना ही बड़ा रखा हमने, इसके आकार में कोई चेंज नहीं किया। लेकिन बच्चों इस बार हमने क्या किया, इसे हमने चुंबकीय क्षेत्र V2 में रख दिया। इसे बच्चों हमने चुंबकीय क्षेत्र V2 में रख दिया, और हम कह सकते हैं कि V2 इज़ ग्रेटर देन V1, यानी जो V2 चुंबकीय क्षेत्र है वो V1 से ज़्यादा है। V2 चुंबकीय क्षेत्र V1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो सरफेस रखा है एक पावरफुल, एक V1 की अपेक्षा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजरेंगी, चुंबकीय बल रेखाएँ गुजरेंगी, ठीक। वो बच्चों कैसी गुजरेंगी, कुछ पास पास गुजरेंगी बच्चों। कैसी गुजरेंगी, कुछ पास पास गुजरेंगी, है ना बच्चों, कुछ पास पास गुजरी। तो यहाँ पर बच्चों कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि चुंबकीय फ्लक्स जो हुआ वो कितना हुआ, 1 2 3 4। यानी हमने क्या देखा कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड V1 था, थोड़ा हल्का था, नॉर्मल था, तो चुंबकीय बल रेखाएँ 3 क्रॉस हो रही थी इससे। जब मैग्नेटिक फील्ड को हमने थोड़ा बढ़ाया, स्ट्रॉन्ग किया V1 की अपेक्षा, तो हमने बच्चों पाया कि चुंबकीय बल रेखाएँ 1 2 3 4 4 गुजर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चुंबकीय फ्लक्स यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है बच्चों। यानी मैग्नेटिक फील्ड कम था, चुंबकीय फ्लक्स कम था, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुआ, चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा हुआ। इसका मतलब बच्चों ये देखा जाए कि इसमें जो रिलेशन बनेगा चुंबकीय फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड में वो अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, है ना बच्चों। यानी चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब बच्चों क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, है ना। तीसरा केस बच्चों हम लेने ये जा रहे हैं। इस बार बच्चों हमने क्या किया, डायग्राम का नाम सरफेस की थोड़ी एरिया को इंक्रीज़ कर दिया। सरफेस की बच्चों थोड़ी हमने एरिया को क्या किया, बढ़ा दिया। सरफेस की बच्चों एरिया को हमने थोड़ा बढ़ा दिया इस बार, ठीक। चुंबकीय बल रेखाएँ समझो इस टाइप से थोड़ी क्रॉस हो रहे हैं, जो इससे पार नहीं हो रही हैं, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, जो साइडों से निकल रही हैं, ठीक बच्चों। बच्चों पंखा बंद कर दें।
ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए सरफेस थोड़ा बड़ा है तो चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ी ज़्यादा क्रॉस होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि अब देखिए बच्चों, जो चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से क्रॉस होंगी वही काउंट की जाएंगी, बाहर से जो क्रॉस हो रही हैं उससे काउंट नहीं किया जाएगा। अगर बच्चों हम इसकी एरिया ए मान लूँ तो हम देख रहे हैं कि एरिया के बढ़ने से, एरिया के बच्चों बढ़ने से, ठीक, एरिया के बढ़ने से क्या हुआ बच्चों, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ी जिससे कि फ्लक्स बढ़ा। एरिया से बढ़ने से बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ी जिससे कि फ्लक्स बढ़ा। इसका मतलब यह है बच्चों, जो फ्लक्स है वो एरिया के भी अनुक्रमानुपाती है, फ्लक्स है बच्चों वो एरिया के भी अनुक्रमानुपाती है ना बच्चों। यहाँ पर क्या था, ठीक, फ्लक्स एरिया के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब बच्चों अगर देखा जाए, इसे मैं एक इक्वेशन दे दूँ, इसे मैं 2 इक्वेशन दे दूँ, तो समीकरण 1 व 2 से बच्चों अगर फ्लक्स का मैं एक फार्मूला देखूं, समीकरण 1 व 2 से अगर बच्चों फ्लक्स का फार्मूला देखूं तो क्या हम बना सकते हैं, phi = BA है नहीं बच्चों। याद रखना अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे और के कांस्टेंट आएगा जिसकी हम वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक, हम BA लिख सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला BA निकला है ये उस कंडीशन का है, ठीक। चाहो तो बच्चों ऐसे लिख दो, ध्यान से देखो, अगर ऐसे ना आपको सही लगता हो। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जब आप मिलाएंगे तो बच्चों ये बनेगा phi B = BA, ठीक। अनुक्रमानुपाती साइन के हम कांस्टेंट लाए, ठीक। यदि लिख दें, यदि k = 1 तो हम कह सकते हैं कि phi B क्या बन जाएगा, BA। लेकिन बच्चों ये जो फ्लक्स का फार्मूला निकल के आया है ये उस टाइम का है जब चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी सरफेस से लंबवत गुजर रही थी, परपेंडिकुलर गुजर रही थी, ठीक। कैसे गुजर रही थी आपको दिखाएं, समझो बच्चों, ये कोई सरफेस है, ठीक, इस टाइप से ये तीनों सरफेस बच्चों इस टाइप से रखे हुए हैं। अब चुंबकीय बल रेखा ऐसे गुजरे, इस टाइप से गुजरे और ऐसे पार निकल जाए, पार निकल जाए। तो बच्चों ये जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स निकला phi B = BA, ये उस वक्त का चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों जब चुंबकीय बल रेखाएं इस सरफेस से लंबवत गुजर रही थी, इस सरफेस से लंबवत गुजर रही थी, यानी 90 के एंगल पर गुजर रही थी, ठीक। लेकिन अगर चुंबकीय बल रेखा किसी भी सरफेस से थीटा एंगल पर गुजरे तब क्या होगा, ठीक। एक केस और बन सकता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का हमारा वास्तविकता में कोई दूसरा फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक। हम आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक। ये क्या है, कोई सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर है, ये, और एक चुंबकीय बल रेखा बच्चों ऐसे गुजर रही, समझो इसके इस एंगल से। तो बच्चों यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक लिया जाएगा वो एक एरिया वेक्टर के अनुदिश होगा जिसे कहेंगे B cos थीटा, ठीक। और एक घटक बच्चों होगा एरिया वेक्टर के लंबवत जिसे कहेंगे B sin थीटा। तो बच्चों याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का जो वास्तविकता में फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा phi B = एक तो BA cos थीटा लिया जाएगा और यहाँ से बच्चों एरिया उठाई जाएगी, यानी फार्मूला हमारा बनेगा BA cos थीटा, ठीक। लेकिन बच्चों अगर मैं कास हटाऊं तो जाहिर सी बात है अगर मैं स्केलर फॉर्म में इसे लिखूं तो ये बन जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर A। इस टाइप से बच्चों लिखा जा सकता है, ठीक। क्योंकि बच्चों एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B = AB cos थीटा, है ना बच्चों। अगर AB cos थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक, तो इसका मतलब बच्चों इसको भी इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। तो बच्चों इस टाइप से आपको डायग्राम बना देना। डेफिनेशन अब क्या लिख देंगे बच्चों, ध्यान से देखना, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, आप क्या लिखेंगे, एक समान, बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक समान है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड एक समान है, यहाँ पर भी एक समान है, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के सापेक्ष जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो थोड़ा वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, लेकिन अपने खुद में स्वयं में, ठीक, कांस्टेंट है, एक समान है, वो नहीं वेरी हो रहा है। मतलब ये भी यहाँ पर एक समान है, यहाँ पर एक समान है, लेकिन आपस में ये दोनों परिवर्तनशील हैं एक दूसरे के सापेक्ष। ये भी एक समान है लेकिन तीनों के सापेक्ष तीनों एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तनशील हैं बच्चों, ठीक, लेकिन स्वयं में एक समान है। तो डेफिनेशन बच्चों क्या बनेगी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ में से
किसी काल्पनिक वंत पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक, तो हम मिटा दें और डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। ठीक, सबसे पहले आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों, ले लिया होगा आपने। अब मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना ज़रा। डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी? डेफिनेशन बच्चों हमारी क्या बनेगी? लिख देंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ठीक काल्पनिक बंद पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक, इसे φb से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना बच्चों, इसे φb से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसका मात्रक भी बच्चों याद रखना, इसका मात्रक वेबर होता है। इसका मात्रक बच्चों वेबर होता है। ठीक, और सूत्र जो वास्तविकता में जो बच्चों सूत्र बना वो बना φb BA cos थीटा। ठीक, अगर थीटा 90 रहेगा, लंबवत गुजरेंगी तो बच्चों थीटा 90। अगर बच्चों लंबवत गुजरें, यदि चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरें, ठीक, तो बच्चों आप कह सकते हैं थीटा 90 हो जाएगा, है ना? सॉरी, थीटा 0 हो जाएगा, उल्टा बोल गए, थीटा बच्चों 0 हो जाएगा। तो बच्चों जब थीटा 0 होगा तो cos 0 की बच्चों वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बच्चों आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि सर लंबवत शब्द लिखा आपने लेकिन थीटा 0 क्यों किया बच्चों? देखिए बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं सरफेस से तो लंबवत गुजर रही हैं मेरे बच्चे, याद रखना। लेकिन थीटा क्या है? थीटा क्या है बताओ? एरिया वेक्टर एंड चुंबकीय बल रेखा के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर एंड बच्चों चुंबकीय बल रेखा के बीच का एंगल है। तो ध्यान से देखना बच्चों, आप लंबवत केस में थीटा 90 मत रख देना। देखिए बच्चों ध्यान से, ये क्या है? कोई सरफेस है। ठीक, ये क्या है? कोई सरफेस है। इसका बच्चों एरिया वेक्टर कैसा है? ऑलरेडी लंबवत है, पहले से ही लंबवत है। और चुंबकीय बल रेखा भी बच्चों कैसे गुजर रही है? लंबवत गुजर रही है, वो भी ऐसे ही जा रही है। दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, तो इस वजह से बच्चों थीटा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। थीटा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक, जैसे मान लो ये है, ठीक, और ये कोई दूसरा मार्कर ले लें, तो ये क्या है बच्चों? एरिया वेक्टर समझो, वाइट वाला मार्कर, ये एरिया वेक्टर है, ये ऑलरेडी का नाम परपेंडिकुलर है इसके। ठीक, और ये बच्चों क्या है? ये चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये ऐसे गई, लंबवत गई ना 90 के एंगल पर, इसे चीरती हुई, है नहीं? तो गई तो एकदम ऐसे पार निकली, तो पार निकली बच्चों, बीच में गैपिंग खत्म, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई। जब दोनों बच्चों एक दूसरे के पैरेलल हो गई, थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। हाँ, अगर ऐसे जाती तो थीटा 90 हो जाता। तो बच्चों याद रखना, एरिया वेक्टर का नाम चुंबकीय फील्ड लाइंस तो लंबवत जा रही है, लेकिन थीटा क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों थीटा जो होता है वो एरिया वेक्टर ए व चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। ठीक, याद रखना इस चीज़ को बच्चों। क्लियर हुआ होगा? चलिए, तो बच्चों ये था चुंबकीय फ्लक्स की कहानी। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक, चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट लें फटाफट इसका। अब बच्चों हेडिंग लगा देंगे। अब आप हेडिंग लगा देंगे,
फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक, क्या है ध्यान से देखेंगे, क्या है बच्चों ध्यान से देखेंगे। बच्चों ज़रा ध्यान से देखना चीज़ों को, आपको हम समझाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फैराडे भाई साहब ने ये बताया था कि जब मैग्नेट और कॉइल के मध्य, कंडक्टिंग कॉइल के मध्य रिलेटिव मोशन होता है तो वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। जब चुंबक और कॉइल के मध्य, कुंडली के मध्य रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति होता है तो वहाँ पर प्रेरित धारा पैदा होती है। रहेगा फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक बच्चों, मतलब क्या है इसका? मतलब बच्चों ये है कि किसी को परिवर्तित करने से करंट पैदा करना। ठीक, यानी फैराडेज के पिछले लेक्चर में बच्चों आपको समझा चुके हैं। फैराडे ने बताया था कि जब मैग्नेट और किसी कॉइल के मध्य रिलेटिव मोशन होता है तो वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। तो बच्चों एक सही बात है, पैदा होता है, रिलेटिव मोशन करने से भी करंट पैदा होता है। लेकिन बच्चों याद रखना, रिलेटिव मोशन करने से तो करंट पैदा होता ही होता है, लेकिन कुछ अन्य चीज़ भी करने से करंट पैदा होता है। कहेंगे सर ऐसा क्या है? बच्चों ऐसा है, परिवर्तन करने से, किसी चीज़ में चेंजिंग लाने से भी इंड्यूस्ड करंट पैदा हो सकता है। ये बात बताई कि फैराडे भाई साहब ने। कैसे होता है ध्यान से देखेंगे। फैराडे ने बच्चों 2-3 केस लिए। पहला केस क्या लिया, इन्होंने क्या किया, एक समान मैग्नेटिक फील्ड लिया, एक समान मैग्नेटिक फील्ड लिया। ठीक, और इसके अंदर इन्होंने बच्चों एक कॉइल रख दी इस टाइप से। ठीक, कॉइल रख दी और इस टाइप से बच्चों इन्होंने इसमें करंट फ्लो किया। अभी मैं करंट की डायरेक्शन नहीं निश्चित कर रहा हूँ। ठीक, फ्लो किया समझो। फिर बच्चों इन्होंने क्या किया, फैराडे भाई साहब ने इस B को परिवर्तित किया, यानी B को चेंज किया, यानी B इस चेंजिंग। ठीक, B को चेंज किया। ठीक, B चेंज हो रहा है तो इन्होंने B को चेंज किया। तो B चेंज करने से यानी मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों इन्होंने चेंज किया, तो पाया कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहा हूँ तो हमें इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है, यानी करंट इज इंड्यूस्ड। इन्हें बच्चों प्रेरित धारा मिली, प्रेरित धारा मिली। फैराडे सोचने लगे भाई कि चुंबकीय क्षेत्र चेंज होने से भाई फैराडे का नाम प्रेरित धारा मिल जाती है। सही बात है। चलिए, इनके माइंड में बच्चों फिर एक दूसरा विचार आया कि ऐसा करें अब कि मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें, इसको चेंज ना करें, मैं सिर्फ इस लूप का आकार चेंज करूं, मतलब इस लूप की एरिया को चेंज करूं, मतलब इस लूप को थोड़ा छोटा कर दूं या बड़ा कर दूं, देखें तब क्या होगा। फैराडे भाई साहब ने क्या किया, दूसरी कंडीशन में बच्चों इन्होंने क्या किया, इस बार मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, बोले इसको चेंज नहीं करूँगा। ठीक, बोले इसको चेंज नहीं करूँगा, बोले इस बार मैं लूप की एरिया को चेंज करूँगा, लूप की एरिया को चेंज करूँगा, यानी B कांस्टेंट। B बच्चों इन्होंने कैसा रखा, कांस्टेंट रखा। ठीक, और एरिया को बच्चों इन्होंने चेंज किया। जैसे बच्चों इन्होंने एरिया को चेंज किया यानी लूप घटाया बढ़ाया, तो इन्होंने पाया कि फिर करंट पैदा हुआ, फिर बच्चों करंट पैदा हुआ, करंट ठीक इज इंड्यूस्ड, यानी फिर बच्चों वहाँ पर प्रेरित धारा इन्हें मिली। फैराडे सोचने लगे कि भाई एरिया के चेंज होने से प्रेरित धारा मिल रही है, ये तो गजब की बात है, अच्छा है। तीसरा बच्चों इनके माइंड में विचार आया कि अब कि ऐसा करें, ना एरिया को चेंज करूं, ना मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं, ऐसा करूं इस लूप को किसी एंगल पर रोटेट करा दूं, इस लूप को किसी एंगल पर रोटेट करा दूं। तो इन्होंने तीसरी कंडीशन में बच्चों क्या किया, चेंज कुछ नहीं किया बच्चों, सिर्फ लूप को उसी एक समान मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी एंगल पर इन्होंने बच्चों क्या किया, उसे रोटेट करा दिया, उसे बच्चों क्या करा दिया, इन्होंने रोटेट करा दिया। ठीक बच्चों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर है, इसे बच्चों इन्होंने क्या किया, रोटेट करा दिया। ठीक, कितने एंगल, ओमेगा वेग, कोणीय वेग से बच्चों। ठीक, और जब इसके बच्चों रेडियस आर है, जब बच्चों इन्होंने रोटेट कराया तो इसका मतलब इसका थीटा चेंज हुआ, क्योंकि बच्चों अगर मान लो ये कोई एरिया वेक्टर है और मैं इसे अगर घुमा दूं चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, भैया हमने घुमाया बच्चों, देखिए सरफेस घूम रहा है, तो साथ साथ एरिया वेक्टर भी घूम रहा है बच्चों, साथ साथ एरिया वेक्टर भी घूम रहा है नहीं। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि थीटा चेंज होगा,
क्योंकि सरफेस तो ज्यों का त्यों है, ठीक। एरिया वेक्टर कांस्टेंट लंबवत होता है, तो जैसे ही ये सरफेस घूमेगा, जैसे ही बच्चों इसका नाम कॉइल घूमेगी तो इसका एरिया वेक्टर भी घूमेगा ऐसे ऐसे, है ना, यानी थीटा चेंज होगा। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया, बी कांस्टेंट किया, इस बार बी कांस्टेंट किया, ए कांस्टेंट किया, लेकिन बच्चों इन्होंने थीटा चेंज किया, थीटा चेंज किया। जब बच्चों इन्होंने थीटा चेंज किया तो इन्होंने पाया कि करंट इज इंड्यूस्ड, यानी बच्चों फिर इन्हें क्या मिली, प्रेरित धारा मिली। फिर बच्चों क्या मिली, प्रेरित धारा मिली। तो बच्चों ये क्लियर हुआ इन तीनों ऑब्जर्वेशन से, प्रयोग करने से, कि भाई जो इंड्यूस्ड करंट है बच्चों, इन्होंने देखा कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो बच्चों किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर बच्चों, बी पर एंड एरिया पर एंड थीटा पर। इसका मतलब ये बच्चों है इंड्यूस्ड करंट, और इसी चीज़ को बच्चों इंड्यूस्ड करंट किससे पैदा होता है, ईएमएफ से पैदा होता है बच्चों। तो इसी चीज़ को बच्चों ईएमएफ भी कह सकते हैं, है ना बच्चों, इसी चीज़ को मैं क्या कह सकता हूँ, ईएमएफ भी कह सकते हैं बच्चों। तो इसका मतलब ईएमएफ भी तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है बच्चों, है ना। और बच्चों अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले लेक्चर में मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर हमने आपको क्या पढ़ाया था, जो फाई बी होता है वो बच्चों किसके बराबर होता है, बी ए कास थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो बच्चों फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स है बी ए कास थीटा, यानी इसका मतलब बच्चों है कि ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करता है ना बच्चों। अगर चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ चेंज आएगा, अगर बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब ईएमएफ चेंज होगा, ईएमएफ में परिवर्तन होता। और बच्चों अगर ईएमएफ में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा पैदा हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, जिससे कि इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। तो बच्चों कहीं न कहीं देखा जाए कि चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स में बच्चों जब परिवर्तन होगा और जब तक परिवर्तन होगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन कायम रहेगा, याद रखना बच्चों, तब तक ईएमएफ पैदा होता रहेगा। क्यों बच्चों पैदा होता रहेगा, क्योंकि बच्चों इन एक चीज़ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, थीटा, इन तीनों में से किसी एक को हमने चेंज किया तो हमें मिला क्या, हमें बच्चों क्या मिला, इंड्यूस्ड करंट मिला। बी चेंज किया, इंड्यूस्ड करंट मिला, एरिया चेंज की, इंड्यूस्ड करंट मिला, थीटा चेंज किया, इंड्यूस्ड करंट मिला। लेकिन बच्चों यही तीनों बी ए कास थीटा मिलकर के क्या बना रहा है, फ्लक्स बना रहा है, क्या बना रहा है, फ्लक्स बना रहा है। इसका मतलब बच्चों अगर ये तीनों चेंज हो रहे हैं तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर ये तीनों चेंज हो रहे हैं फ्लक्स चेंज होगा, और बच्चों फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो बच्चों ईएमएफ चेंज होगा, है ना, क्योंकि भाई ईएमएफ भी इन्हीं से मिलकर बनता है। तो याद रखना बच्चों, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कायम रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कायम रहेगा तब तक ईएमएफ उत्पन्न होता रहेगा। जब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट जीरो हो जाएगा। ठीक बच्चों, फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ है वो यही बताता है कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, ठीक, तो उसमें तुरंत एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक पैदा होता रहता है जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक, तो ये लेक्चर हम कल आपको बताएंगे। फिलहाल में बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक, और आप याद रखना कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ पैदा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ पैदा होता रहेगा। ठीक, और ईएमएफ पैदा होने से इंड्यूस्ड करंट पैदा होता। ठीक बच्चों, तो फैराडे का ये भी एक्सपेरिमेंट बहुत ज़बरदस्त था। ठीक, इन्होंने पहले देखा कि बी चेंज किया, इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ। बेसिकली बच्चों इंड्यूस्ड करंट नहीं पैदा हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही पैदा हुआ। ठीक, बाद में करंट आया, वोल्टेज पहले आता है, करंट बाद में आता है। याद रखना बच्चों, हमेशा वोल्टेज पहले आता है, करंट बाद में आता है। ठीक, फ़र्ज़ करो आपको कोई बच्चा मिल जाए कहीं, ठीक, और वो किसी भी तरीक़ा से खो गया हो, आपको छोटा सा बच्चा मिले, तो आप आपके माइंड में एक दिमाग आ जाए कि भाई ये बच्चा, इस बच्चा को किसी न किसी माता पिता ने जन्म दिया होगा, है नहीं। हालांकि माता पिता आपको उसके बाद में मिले, लेकिन आपके मन में विचार यही आया
कि ये बच्चा को किसी न किसी माता पिता ने जन्म दिया होगा, ठीक, भले ही उसके माता पिता आपको बाद में मिले। तो याद रखना, पहले जिस हिसाब से बच्चों पहले माता पिता आते हैं उसके बाद बच्चा जन्म लेता है, ठीक बच्चों, उसी प्रकार से इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले आता है, उसके बाद इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। लेकिन हम कहने के लिए कह देते हैं, ठीक, कि इंड्यूस्ड करंट परिवर्तित हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन बेसिकली वास्तविकता में इंड्यूस्ड करंट पहले नहीं आता है, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, उसके बाद इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, ठीक, यानी वोल्टेज पहले आता है, करंट बाद में आता है। तो बच्चों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन बच्चों ने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और डिटेल में आप पहले उस वीडियो को देखें, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिरकार है क्या। इतनी ज़बरदस्त हमने उसमें कहानी बताई है, याद रखना, आपको सुनते ही सुनते पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये भी लेक्चर आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक बच्चों। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, हालांकि एग्ज़ाम में तो बहुत कम आता है कि फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब फैराडे के अनुप्रयोग या प्रयोगात्मक अवलोकन क्या है, ठीक, मतलब ये तो बहुत कम आता है। लेकिन जब तक आप ये समझेंगे नहीं, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि फ्लक्स कैसे चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ कैसे चेंज होता है, ईएमएफ चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट कैसे पैदा होता है। तो इस चीज़ को भी पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं होता है कि एग्ज़ाम में जो आए वही पढ़ा जाए, ज़रूरी पास होना नहीं है, ज़रूरी नॉलेज को बढ़ाना है, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी आएंगे उनमें हर एक चीज़ को बहुत डीपली पूछा जाएगा। तो इसलिए बच्चों बहुत डीपली पढ़िएगा, ठीक बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।